हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे राजस्थान कला संस्कृति। तो चलिए आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इस टॉपिक को साथ साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे। तो आप देखते रहिए, पहले इसको देखें उसके बाद इसको नोट बना के लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लोक देवता के अंदर वे लोक देवता जो पंचपीर के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पंचपीर, जिसे पंचपीर या फिर मारवाड़ के पंचपीर भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मारवाड़ के पंचपीर। कौन कौन से हैं जो पंचपीर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन सीधे इस यहाँ से पुटअप हो जाता है कि निम्न में से कि पंचपीर में शामिल है या फिर निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम पंचपीर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके सभी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पंचपीर लिखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से याद करेंगे। तो पंचपीर कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज। उसके बाद आ जाएगा रामदेव जी। फिर देखेंगे हम हड़बू जी महाराज। उसके बाद देखेंगे गोगा जी महाराज। और लास्ट हमारा पांचवा हो जाएगा मेहा जी मांगलिया, तो यहाँ मैंने लिखा 5 पीर। तो कई बार ऑप्शन में आपको तेजाजी मिल जाता है, तो तेजाजी जो है पंचपीर की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, ये हमें विशेष करके ध्यान रखना होगा। तो हमारी ट्रिक क्या है, पाबू राम है तो गोगा की मेहर है। पाबू राम है तो है से हड़बू जी है तो गोगा की मेहर है, यानी कि गोगा की मेहर, ये हमारी ट्रिक है। पाबू राम है तो गोगा की मेहर है, ट्रिक हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रिक हमारी क्या हो जाएगी, बाबू राम है तो इसका मतलब है का मतलब अड़बुजी हो जाएगा, तो जो है वो साइलेंट रह जाएगा। तो गोगा की मेहर है, गोगा की मेहर है, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे, इसको हमने याद किया, कैसे याद किया, पाबू राम है तो गोगा की मेहर है, पास से पाबू यानी कि पाबूजी महाराज, राम से राम यानी कि रामदेव जी, है से हम याद कर लेंगे हड़बू जी, और तो को साइलेंट रख लेंगे, गोगा से हमारा गोगा जी महाराज, और मेहर से मेहा जी। ये हमने पंचपीर याद किए हैं। अब हम उनको एक एक करके देखेंगे कि जैसे बाबूजी महाराज, इनके बारे में देखेंगे, इनका जन्म कब हुआ और इसने क्या क्या मतलब कि किया, कार्य किया, किससे युद्ध किया, तो इसके बारे में सभी के बारे में जानकारी दे लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या याद किया, सबसे पहले हमने याद किया मारवाड़ के पंचपीर भी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि पंचपीर, क्या कहेंगे, पंचपीर। दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले पाबूजी महाराज। इसके बारे में देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, बाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो बाबूजी जो महाराज है उसका जन्म हुआ था 1239 को, और कहाँ हुआ, कोलुमंड फलोदी में, और कोलुमंड फलोदी के यानी कि कोलुमंड एक स्थान है, और जो कहाँ पर है, फलोदी के अंदर है। फलोदी अब हमारा नया जिला बन गया है, तो हमें ये याद रखना है कहाँ, कोलुमंड फलोदी। तो कैसे याद करेंगे, 1 2 3 3 3 पर कॉल करो, 1 2 3 3 3 पर कॉल करो। क्यों करो, क्योंकि हमें फल खाने, क्यों करना है, क्योंकि हमें फल खाना है, इसलिए 1 2 3 3 3 पर कॉल करो, यानी कि पापू को, यानी कि अपने पापू जी को कॉल करो कि हमने फल खाना है। तो पापू जी का जो जन्म हुआ था वो 1239 में हुआ था, और कहाँ हुआ, कोलुमंड फलोदी के अंदर हुआ। फिर हम देखेंगे इनके पिता का नाम हो जाएगा धांधल जी। और माता का नाम
माता का नाम हो जाएगा कमला दे, कमला दे। फिर लिखेंगे हम इसके पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? फूलम दे भी लिखा होता है कहीं पर और सुप्यार दे भी लिखा होता है, सुप्यार दे, सुप्यार दे या फूलम दे, फूलम दे। जो इनकी पत्नी थी सुप्यार दे वो अमरकोट के सूरजमल हाड्डा, सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कौन थी? सूरजमल सोडा की पुत्री थी। हम यहाँ पर लिख लें सूरजमल सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री। पहले सूरजमल कहाँ का था? तो ये लिखेंगे हमें, ये था अमरकोट पाकिस्तान का, अमरकोट पाकिस्तान का। तब हम याद करते हैं पापूजी के पिता का नाम क्या था? पापूजी पिता यानी कि हमने पापूजी को कॉल किया था फल लाने के लिए। उसके पिता कहाँ पर गए हुए थे? उसके पिता धंधे पर गए हुए थे, यानी कि पिता धंधे पे गए, यानी कि धान दल दे, और धंधे पे गए थे तो इसलिए वो कमल का फूल लेके आए। क्या लेके आए? कमल का फूल लेके आए जो बहुत प्यारा था। उस पापूजी के पिताजी धंधे पे गए थे इसलिए हम उनको कॉल किया, और कॉल किया तो कॉल क्यों किया कि उसके पिताजी धंधे पे गए हुए थे और धंधे से जो आए थे तो कमल का फूल लेके आए। क्या लेके आए थे? कमल का फूल लेके आए थे। कमला दे उसकी पत्नी का नाम, यानी कि उसकी माता का नाम, और फूलम दे या फिर फूल कैसे थे? प्यार थे, यानी कि फूलम दे सुप्यार थे। कौन थी? उनकी पत्नी थी जो अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो ये हमने उसके परिचय देखा। इसके साथ देखेंगे उसके भाई का नाम। उनके भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम, भाई कौन था? बुड्ढो जी, बुड्ढो जी। बुड्ढो जी कौन था? उनके भाई था। और उसकी जो बहन थी, एक उनकी बहन थी, बहन भी लिख लेंगे उनका बहन का नाम। तो बहन का नाम क्या था? बहन का नाम आ जाएगा पेमल दे, पेमल दे। पेमल दे कौन हो जाएगी? उसकी बहन हो जाएगी। और भाई का नाम बुड्ढो जी। तो ये हमने उसके परिचय देखा, यानी कि उसकी फैमिली के बारे में देखा कि उनके सदस्य कौन, उनके पिता का नाम कौन है, माता का नाम कौन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे ही बूझ लिया जाता है कि उनकी माता का नाम कौन था, या फिर आपको एक तरफ तो माता का नाम और एक तरफ पिता का नाम दे दिया जाता है, जहाँ पर आपको मिलान में बूझ लिया जाएगा कि निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं उसके और से इसके सहयोगी कौन कौन थे। तो ये हमने क्या देखा? उसके परिचय देखा था अभी तो हमने, यानी कि बाबूजी महाराज के भी हमने फैमिली के बारे में या फिर बायोडाटा ही देखा था। अब देखेंगे उनके सहयोगी कौन कौन थे। तो हम लिखेंगे सहयोगी। बाबूजी महाराज के सहयोगी कौन कौन थे? तो हम देखेंगे बाबूजी महाराज के सहयोगी थे चांदा डेम्मा, चांदा डेम्मा हरमल, चांदा डेम्मा हरमल खटमल, खटमल, चांदा डेम्मा हरमल खटमल। और एक आ जाएगा खंगार, खटमल खंगार, या फिर खाबू भी होता है, खाबू भी था, कहीं कहीं नाम इसका मिलता है खाबू। तो ये इनके सहयोगी थे। कौन कौन थे? एक साथ याद है, चांदा डेम्मा हरमल खटमल, चांदा डेम्मा हरमल खटमल खाबू। कैसे याद करेंगे? चांदा डेम्मा हरमल, चांदा डेम्मा हरमल खटमल खाबू, खटमल खाबू, ऐसे करके हम इनके सहयोगी को याद किए। कैसे याद करें? चांदा डेम्मा हरमल खटमल खाबू, ये इनके सहयोगी हो जाएंगे, बाबूजी महाराज के सहयोगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके भान, यानी कि बाबूजी महाराज का एक भान था। भान इसकी क्या थी? घोड़ी थी, जो कैसी थी? काली थी, यानी कि काली काली, केसर काली। बाबूजी को महाराज को केसर पसंद थी। और कौन सी केसर पसंद थी? काली काली केसर पसंद थी, यानी कि केसर कालनी। क्या हो जाएगा? केसर कालनी। केसर कालनी का जो रंग था वो कैसा था? काला ही था।
इसलिए इसे केसर काल में कहते हैं। बाबूजी महाराज की घोड़ियाँ फिर पूछ लिया जाए उसका महान क्या था, तो हमने याद किया बाबूजी महाराज को केसर पसंद थी। और कौन सी केसर पसंद थी? काली काली केसर पसंद थी। कैसी पसंद थी? काली काली केसर पसंद थी, यानी कि केसर काल में उनके वाहन का नाम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि प्रतीक, बाबूजी महाराज के प्रतीक क्या माना जाता है? तो बाबूजी महाराज का प्रतीक माना जाता है भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, झुकी हुई पगड़ी, ये इसका प्रतीक माना जाता है। किसका? बाबूजी महाराज का। बाबूजी महाराज का प्रतीक हो जाए भाला लिए हुए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। ठीक है, ये हमको विशेष याद रखना है। कई बार एग्जाम में सीधे आया है कि बाबूजी का प्रतीक निम्न में से कौन सा बाबूजी का प्रतीक माना जाता है? तो बाबूजी क्या है? भाला लिए हुए हैं। बाबूजी कैसे? भाला लेके युद्ध लड़ रहे हैं, तो उसकी पगड़ी थोड़ी सी डिग गई है, यानी कि थोड़ी सी झुक गई है। तो बाबूजी महाराज का प्रतीक हो जाएगा भाला लिए हुए अश्वारोही, यानी कि अश्व पर बैठे हुए हैं और जैसे ही वो लड़ रहे हैं तो उसकी जो पगड़ी हुई वो थोड़ी सी झुक गई है, यानी कि झुकी हुई पगड़ी। इसके फिर हम देखेंगे इसके उपनाम के बारे में। तो सबसे एक और हम लिखेंगे कि जो बाबूजी महाराज का जो वंश है वो कौन सा है? तो बाबूजी महाराज का वंश हो जाएगा राठौर वंश। कौन सा? राठौर वंश। तो हम यहाँ पर वंश और लिख लेते, बाबूजी महाराज का वंश हो जाएगा राठौड़ वंश। राठौड़ वंश किस वंश से संबंधित है बाबूजी महाराज? तो राठौड़ वंश से इसका संबंध है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद कि ये हमने देखा बाबूजी महाराज की थोड़ी सी विशेष के बारे में चर्चा की है। अब हम देखेंगे इसके उपनाम, यानी कि कौन कौन से नाम से हम बाबूजी महाराज को बोलते हैं, किस नाम से बाबूजी महाराज को जाना जाता है। तो हम देखेंगे बाबूजी महाराज के उपनाम, उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। उपनाम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? बाबूजी महाराज के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊँटों के देवता, क्योंकि ऊँट जो लाने का श्रेय राजस्थान में बाबूजी महाराज को ही जाता है। ऊँटों का लोक देवता, ऊँटों का लोक देवता गाय रक्षक, गाय रक्षक लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता, प्लेग रक्षक लोक देवता। इसके बाद आ जाएगा सर्रा रोग रक्षक देवता, सर्रा रोग रक्षक लोक देवता। तो पहले हम इनके उपनाम को याद करते हैं। गाय और ऊँट के देवता भी कहा जाता है। गाय की रक्षा की, कैसे की? प्लेग से की सरसर, गाय की रक्षा की, गाय की जो प्लेग से रक्षा की सरसर, यानी कि सरसर प्लेग से रक्षा की। तो ऊँटों का देवता, ऊँट लाने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? बाबूजी महाराज को ही जाता है। तो ऊँटों का देवता भी बाबूजी महाराज को ही कहा जाता है। इसी के साथ इसको गाय रक्षक, यानी कि जो हम पढ़ेंगे कि अब जो है देवचारण, एक थी देवचारणी जिसके पास से ये अपनी केसर काल में घोड़ी लेके आया था, उसकी गायों की रक्षा के लिए इसने गायों की रक्षा की थी। और वहीं इसकी ऐसा कई जगह से माना जाता है कि वहीं से उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वहाँ का जो शासक था जिंदराव खींची, उससे इसका युद्ध हुआ था डेचू गांव के अंदर, और वहाँ से ये घायल हो गए थे। तब ये घर की ओर वापस लौट रहा था, तो इसने एक नाग, यानी कि बादशक नाग, जो इसको मतलब कि जब जा रहा था गाय की रक्षा करने के लिए, तो इसने बादशक नाग को जलता हुआ देखा। तो इसने सोचा बाबूजी महाराज ने उसकी रक्षा करने के लिए, तो उसने
जबकि उसकी रक्षा की थी बाबूजी महाराज ने, लेकिन जो नाग देवता था वो रुष्ट हो गए, क्योंकि वो अपनी घोर तपस्या करके वो अपने मुक्ति पाने के लिए वो अग्नि में जल रहा था। तो ऐसे करके जब वो वापस लौट रहा था तो उस बासक नाग ने उसको डस लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वैसे तो वो घायल हो गया था युद्ध के अंदर ही, वैसे तो वो घायल हो गए थे युद्ध के अंदर ही, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि उसकी मृत्यु किससे हुई थी, नाग के काटने से हुई थी। इसलिए उसे गाय रक्षक लोक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक लोक देवता भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसको किसका अवतार माना जाता है। तो इसके अवतार की बात करें तो हम इसको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और इसे हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ फाड़, हाड़ फाड़, हाड़ फाड़ का देवता। बाबूजी महाराज के हमने उपनाम और इसके बारे में चर्चा की है कि बाबूजी महाराज को किस किस नाम से जाना जाता है। तो हाड़ फाड़ वाले देवता किसे कहते हैं? बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज हाड़ फाड़ के देवता भी कहलाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, यानी कि हमने देखा सबसे पहले बाबूजी महाराज के जन्म के बारे में। उसका जन्म कहाँ हुआ? कोलुमंड फलोदी में हुआ था। फिर उसके पिता का नाम देखा। ऐसे करके हमने उसके परिचय के बारे में देखा अभी तक। फिर हमने देखा उसके उपनाम के बारे में। एक देखते हैं हम उसके, यानी कि जो बाबूजी महाराज है उसको मुसलमान किस नाम से जानते हैं? यानी कि बाबूजी, यानी कि जो मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं वो बाबूजी को अपना पीर मानते हैं। कैसे क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। हम ये भी लिख लेते हैं कि मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान, यानी कि बाबूजी की मेहर है। बाबूजी क्या है? मेहर है। तो ऐसे याद कर ले, बाबूजी की मेहर है, यानी कि मेहर जाति के मुसलमान जो होते हैं अपना क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। मेहर जाति के मुसलमान इन्हें अपना पीर मानते हैं। पीर मानते हैं किस जाति के? मेहर जाति। कैसे याद करेंगे? बाबूजी की मेहर है, बाबूजी की मेहर है, यानी कि मेहर जाति के मुसलमान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं बाबूजी महाराज के जो मेला होता है वो कहाँ पर लगता है। हम देखते हैं बाबूजी महाराज का मेला। बाबूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? बाबूजी महाराज का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र मास को लगता है, चैत्र मास की अमावस्या को, चैत्र मास की अमावस्या को लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बाबूजी महाराज से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से और किसके द्वारा लिखे गए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबूजीरा सोरठा। बाबूरा सोरठा लिख लेते हैं। बाबूरा सोरठा किसके द्वारा लिखा गया था? बाबूजीरा सोरठा रामनाथ के द्वारा, रामनाथ कवि के द्वारा। बाबूरा सोरठा, रासोरठा, रासोरठा, रास से रामनाथ, रास से रामनाथ। कैसे याद करेंगे? बाबूरा सोरठा, रास से रामनाथ, सोरठा, सोरठा रामनाथ, सोरठा, सोरठा वैसे जोर से बोलेंगे, धीरे धीरे ध्वनि के अनुसार बोलेंगे सोरठा, यानी कि रामनाथ। सोरठा किसके द्वारा लिखा गया था? रामनाथ के द्वारा। एक आता है बाबूरा छंद। बाबूरा छंद में बाबूरा छंद लिखा था, किसने लिखा था? बिट्टू सुजा ने लिखा था। किसने लिखा? बिट्टू सुजा। छंद बाबूरा सोरठा, बिट्टू सुजा ने लिखा था।
सूझ उसे क्या बैठू बैठे यानी कि बैठा बैठा उसको सूझा कि हम बाबूजी के छंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबूजी के छंद लिखते हैं। उसको बैठे बैठे सूझा यानी कि बिट्ठू सूझा। उसको बैठे बैठे सूझा कि मैं बाबूरा छंद लिखता, बाबूजी का छंद लिखता, यानी बाबूरा छंद किसने लिखा? बाबूजी का जो छंद था वो लिखा था बैठे बैठे सूझा यानी कि बिट्टू सूझा ने। और बाबूरा सोठा रा सोठा यानी कि रामनाथ कविया ने लिखा था। एक आ जाएगा बाबूजीरा दोहा। बाबूजीरा दोहा, बाबूजी का दोहा दोहा लघुराम ने लिखा था। लघुराम ऐसे याद है, लाग है ये दोहा है, लाग है कि बाबूजी का दोहा है। क्या लगता है? बाबूजी का दोहा है। हमें ऐसा लगता है कि बाबूजी का दोहा है। लाग है दोहा यानी कि लघुराम दोहा, यानी कि लघुराम ने बाबूजी का दोहा लिखा था। फिर हम एक चर्चा करेंगे बाबूजी के नेक्स्ट के ग्रंथ के ऊपर, कौन से? बाबूजी प्रकाश, बाबूजी प्रकाश यानी कि बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश किसने लिखा था? प्रकाश की आस है, प्रकाश की आस है यानी कि आसिया मोड ने, आसिया मोड, आसिया मोड ने क्या लिखा था? बाबूजीरा बाबू प्रकाश, यानी कि हमें प्रकाश की आस है। क्या है? प्रकाश की आस है। सबसे पहले हम देखते हैं बाबूजी के जो कौन से मुसलमान, आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से मुसलमान जो है बाबूजी को अपना पीर मानते हैं, तो मेहर जाति यानी कि बाबूजी की मेहर है। कैसे याद किया था? बाबूजी की मेहर है यानी कि मेहर जाति के मुसलमान उन्हें अपना पीर मानते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बाबूजीरा, बाबूजी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, कब लगता है? चैत्र मास की अमावस्या को लगता है। फिर देखेंगे उसके ग्रंथ, बाबूजी महाराज से संबंधित जो ग्रंथ है उसके अंदर हमने देखा बाबूजीरा सोरठा यानी कि रामनाथ कविया के द्वारा। फिर छंद, बैठे बैठे उसको क्या सूझा कि हम छंद लिखते हैं, तो बैठे बैठे यानी कि बिट्टू सूझा ने छंद लिखा। लाग गया है दोहा, बाबूजी का दोहा लाग गया है, लाग गया है यानी कि लघुराम जी ने बाबूजी का दोहा लिखा है। फिर हम देखेंगे बाबू प्रकाश, बाबू प्रकाश से आस है, प्रकाश से आस है यानी कि आशिया मोड़ ने क्या लिखा था? बाबू प्रकाश लिखा था। प्रकाश से आस है, प्रकाश से क्या है? आस है, यानी कि बाबू प्रकाश किसने लिखा? आसिया मोड़ ने लिखा है बाबू प्रकाश। फिर हम इसके ग्रंथ के बारे में हम देखते हैं, बाबूजी के जो युद्ध लड़ा था, बाबूजी ने एक युद्ध यानी कि किसकी रक्षा के लिए? गायों की रक्षा के लिए। किसके साथ लड़ा था और कहाँ पर लड़ा था और कब लड़ा था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बाबूजी महाराज ने एक युद्ध लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? जिंदराव खिची के साथ। तो हम सबसे पहले युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो बाबूजी महाराज के द्वारा लड़ा गया था। तो हम देखते हैं बाबूजी महाराज जो युद्ध की जानकारी भी कहाँ से मिलती है। तो पहले हम देखते हैं ढेचू गांव, ढेचू गांव के अंदर चलते हैं हम। सबसे पहले कहाँ चलते हैं? ढेचू गांव के अंदर। ढेचू गांव, ये है कि ढेचू गांव का कौन था? ढेचू गांव के अंदर तो युद्ध लड़ा गया था और जायल की क्या थी? देवल चारनी थी। और यहीं का क्या था? जिंदराव खिची था, जिंदराव खिची, जिंदराव खिची। और किसके मध्य युद्ध हुआ था? बाबूजी महाराज के मध्य, बाबूजी महाराज इनके मध्य युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1276 ईस्वी के अंदर। क्या हुआ था? 1276 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ था। और क्यों हुआ था ये युद्ध? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक महिला थी, कहाँ की थी? बिगानिया गांव की महिला थी। कहाँ की थी? बिगानिया गांव की, सॉरी बिगानाई गांव की महिला, बिगानाई गांव की महिला। कौन महिला थी? देवलचारणी, देवचारणी। कहीं कहीं देवलचारणी लिखा होता है, कहीं कहीं देवचारणी भी लिखा होता है। तो हम लिख लेते हैं देवलचारणी या फिर देवचारणी लिख लेते हैं। या इसकी जो की थी केसर काल में थी। कौन थी? केसर काल में, केसर
केसर काल में, केसर काल में जो थी वो देवल चारने की थी, और देवल चारने से कौन लेके आए? बाबूजी महाराज लेके आए थे। तो ये जो केसर काल में थी, इसी के ऊपर लड़ाई हुई, यानी कि जो केसर काल में थी वो जिंदराव खींची लेना चाहता था, क्योंकि एक बहुत सुंदर घोड़ी थी और माना जाता है एक चमत्कारी घोड़ी थी। कौन थी? एक चमत्कारी घोड़ी थी। जो केसर काल में वो कौन ले आया? बाबूजी महाराज ले आया था उसको, क्योंकि उसे बाबूजी महाराज को अपने सहयोगी के द्वारा पता चला था कि देवल चारनी के पास एक बहुत अच्छी, बहुत सुंदर घोड़ी है और एक चमत्कारी घोड़ी भी है। तो बाबूजी महाराज केसर काल जी के पास, देवल चारनी जी के पास आए और उसके पास से केसर काल में ले गए और उसको वादा करके गए, जब भी आपकी गायों को कुछ भी होगा या फिर नुकसान होगा तो वो हमेशा उसकी गायों की रक्षा करेगा। तो जैसे ही जब जिंदराव खींची को ये बात पता चली, तो जिंदराव खींची ने देवल चारनी की गायों पर अटैक कर दिया। उस समय बाबूजी महाराज के फेरे हो रहे थे, यानी कि शादी थी। उस समय जो बाबूजी महाराज फेरे पे बैठे हुए थे, तो केसर काल में जोर जोर से हिन्नाने लग गई। तो केसर के ऐसे व्यवहार को देखकर बाबूजी महाराज को पता चल गया कि देवल चारनी की गायों पर संकट आया हुआ है। तो जब वहां से बाबूजी महाराज जब आए, तो उन्होंने देखा कि जिंदराव खींची ने देवल चारनी की गायों पर अटैक किया हुआ है। तो वहां से जब बाबूजी महाराज दौड़ के आए, तो तब उसने बाबूजी महाराज ने 3.5 फेरे ही लिए हुए थे, यानी कि फेरे को अदम में छोड़ के आए हुए थे। तब से एक परंपरा भी चली आ रही है, इसके जो वंशज होते हैं वो कभी भी फेरे पूरे नहीं लेते, वो हमेशा 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो यहाँ से चालू होता है कि 3.5 फेरे की जो कथा होती है, मतलब कि जो रिवाज होती है, वो यहीं से शुरू होती है। फिर जब बाबूजी महाराज ने जिंदराव खींचे से युद्ध किया, उस समय बहुत घायल हो गए थे, जिससे बाबूजी महाराज की बाद में मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने देखा, तो उसके बारे में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो इसकी जो युद्ध की जानकारी मिलती है वो जिंदराव खींची से वो किससे मिलती है, उसकी भी हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बाबूजी महाराज और जिंदराव खींची। जिंदराव खींची की जो जानकारी मिलती है युद्ध के बारे में, वो हमें कहाँ से मिलती है? जिंदराव खींची की जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी ये हमें मिलती है ग्रंथ, मतलब कि एक जो होता है मुर्दुम सुनामी रिपोर्ट। मुर्दुम सुनामी जो रिपोर्ट है, उन जो 1891 की ईस्वी की है, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो क्या है? मुर्दुम सुनामी, सॉरी, मुर्दुम सुनामी रिपोर्ट। जो कब की है? 1891 में की है, 1891 ईस्वी की है। इसके यहाँ से हमें पता चलता है कि जो बाबूजी और जिंदराव खींची के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमें सारी जो जानकारी मिलती है वो हमें यहाँ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? मुर्दुम सुनामी रिपोर्ट से मिलती है, जो 1891 ईस्वी की है। कब की है? 1891 ईस्वी की। तो ये हमने देखा बाबूजी महाराज और जिंदराव खींची के बारे में, जो मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, कि कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था और क्यों हुआ था, ये भी हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं बाबूजी महाराज के बारे में। जो बाबूजी महाराज की फड़ एक होती है, बाबूजी महाराज की फड़ के बारे में चर्चा करते हैं कि उसकी जो बाबूजी महाराज की जो फड़ है वो सबसे प्रिय फड़ भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे प्रिय फड़ मानी जाती है। और उसके अंदर सबसे लंबी फड़ भी बाबूजी महाराज की मानी जाती है। और जो बाबूजी महाराज की फड़ है उसके अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाबूजी महाराज की फड़। बाबूजी महाराज की फड़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो बाबूजी महाराज जो फड़ है वो सबसे प्रिय फड़ हो या फिर सबसे लंबी फड़ भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे प्रिय व
सबसे प्रिय फड़, फड़ वह सबसे प्रिय फड़ वह लोक सॉरी प्रिय नहीं लोकप्रिय फड़ आएगी। सबसे लोकप्रिय लोकप्रिय फड़ वह सबसे लंबी फड़। सबसे लंबी फड़ भी किसकी है? पाबूजी महाराज की। और सबसे लोकप्रिय फड़ है वो भी पाबूजी महाराज की है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो जिसकी लंबाई हो जाएगी 30 फीट। कितनी हो जाएगी? 30 फीट। 30 फीट लंबी, 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। 5 फीट चौड़ी क्या है? फड़ है इनकी। किसकी? पाबूजी महाराज की। पाबूजी महाराज जो फड़ है सबसे प्रिय और लोकप्रिय फड़ भी है और सबसे छोटी फड़ भी है, सॉरी सबसे लंबी फड़ है। कितनी है? 30 फीट है और 5 फीट इसकी चौड़ाई है। अगर हम पाबूजी महाराज के प्रतीक की चर्चा करें तो इसको प्रतीक हो जाएगा भाला। क्या हो जाएगा? भाला। प्रतीक भाला। और हम देखते हैं पाबूजी महाराज जो फड़ का वाचन कैसे किया जाता है? पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन कैसे किया जाता है? रावण हत्या के द्वारा। रावण हत्या के साथ किया जाता है। किसके साथ? रावण हत्या के साथ। और कब किया जाता है? रात्रि के अंदर किया जाता है, रात्रि के समय में। अगर हम रावण हत्या के बारे में चर्चा करें तो जो रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है, ये कैसा है? वाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल का बना हुआ होता है, जिसके अंदर 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। अगर हम देखें इसका जो वाचन होता है उस किसके द्वारा किया जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर आयड नायक रेवाड़ी जाति के द्वारा। रेवाड़ी जाति के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और जो इनकी फड़ होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? जो फड़ होते हैं वो पाबू प्रकाश पर आधारित होते हैं। किस पर? पाबू प्रकाश पर। पाबू प्रकाश पर आधारित फड़ है। आधारित होती है। तो दोस्तों ये हमने चर्चा की पाबूजी महाराज के बारे में कि पाबूजी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी यानी कि उसके बारे में देखा कि पाबूजी महाराज कौन थे और उसके पास यानी कि किसके साथ उसके युद्ध हुए की 1 मिनट हम सभी जो है आज जो सभी हमने पढ़ा है उसके बारे में 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। पाबूजी महाराज के बारे में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखे मारवाड़ के पंचपीर या फिर पंचपीर यानी कि कौन कौन से होते जो पंचपीर के अंदर लोग देवता जो पंचपीर के अंदर शामिल है। तो हमने कैसे याद किया था? पाबू राम है तो गोगा की मेहर है। क्या है? पाबू राम है तो गोगा की मेहर है यानी कि पाबूजी महाराज, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी, ये हमने पंचपीर के बारे में चर्चा की। फिर की हमने पाबूजी महाराज के बारे में चर्चा यानी कि पाबूजी महाराज का जन्म कब हुआ था? हमने कोल के 1 2 3 यानी 3 3 9 पे यानी कि 1239 में कोलमठ फलोदी के अंदर। फिर हमने पिता का नाम देखा। पिता क्या धंधा करते थे? इस वहाँ से कमल का फूल लेके आए। तो फूल कैसा था? प्यारा था। यानी कि पिता का नाम धांधर दे, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम फूलम दे फिर सुप्यार दे और भाई का नाम बूढ़ो जी और बहन का नाम पेमल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा उसके वाहन के बारे में। जब पाबूजी महाराज को क्या पसंद थी? केसर पसंद थी। और कैसी केसर पसंद थी? काली काली केसर पसंद थी यानी कि केसर काल में उनकी वाहन यानी कि घोड़ी का नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखा हमने पाबूजी महाराज के प्रतीक यानी कि प्रतीक कौन सा है? तो भाला लिए हुए, अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी। फिर हमने पाबूजी महाराज के उपनाम के बारे में चर्चा की कि पाबूजी महाराज को ऊंटों का देवता, गाय रक्षक, प्लेग रक्षक या सर्रा रोग रक्षक भी कहते हैं। फिर पाबूजी महाराज को किसका अवतार माना जाता है?
लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और हाड़ फाड़ के देवता भी उनको कहते हैं। फिर हमने देखा पाबूजी महाराज जो है मेहर जाति के मुसलमान, यानी कि पाबूजी की मेहर है, यानी कि मेहर जाति के मुसलमान उन्हें अपना पीर मानते हैं। फिर पाबूजी महाराज का मेला देखा जो चैत्र की अमावस्या को बढ़ता है, और इसी दिन यानी कि चैत्र अमावस्या को ही पाबूजी महाराज जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर हमने देखा पाबूजी महाराज से संबंधित ग्रंथ कि पाबूरा सोर था रामनाथ ने लिखा था, और बैठे बैठे सूझा, क्या सूझा, छंद लिखने को सूझा, यानी कि बिट्टू सूझा ने छंद लिखा। लाग गया है दोहा, लाग गया यानी कि लग राम ने दोहा लिखा, पाबूरा दोहा। फिर हमने देखा पाबू प्रकाश, प्रकाश है तो आस है, यानी कि पाबू प्रकाश आसिया मोड़ ने लिखा था। फिर हमने देखा पाबूजी महाराज जो और जिंदराव खिची के मध्य जो युद्ध हुआ था, जो 1276 ईस्वी के अंदर हुआ था, और कहाँ हुआ था, डेचू गांव के अंदर हुआ था, जिसके अंदर पाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे और जिंदराव खिची इस युद्ध में विजय हो गए थे। यानी कि वैसे पाबूजी महाराज ने देवल चारने की गायों को छुड़ा लिया था। फिर जो पाबूजी महाराज के भाई था बूढ़ो जी, बूढ़ो जी का बेटा था एक रूपनाथ झगड़ा ने जिंदराव खिची यानी कि जायल के जिंदराव खिची से बदला लिया और जिंदराव खिची को मार दिया, और बाद में रूपनाथ झगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर चले गए थे, और वहाँ पर उनका नाम पड़ा था, क्या नाम रखा गया था, बालकनाथ। यानी कि वहाँ पर हिमाचल के क्षेत्र में रूपनाथ झगड़ा को बालकनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वहाँ पर उसे बालकनाथ नाम से ही जाना जाता है। फिर हमने देखा पाबूजी महाराज की फड़ के बारे में, जो सबसे लोकप्रिय फड़ है, जो 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। फिर हमने देखा उसके प्रतीक क्या है, यानी कि पाबूजी महाराज का जो प्रतीक है वो भाला है, और जो फड़ का जो वाचन किया जाता है वो रावण हत्या के द्वारा किया जाता है, यानी कि रावण हत्या के साथ किया जाता है और रात्रि के अंदर किया जाता है। और रावण जो हत्या है वो एक वाद्य यंत्र है, जो रावण हत्या जो एक तत्वाद्य यंत्र है, जो आधे कटे नारियल से बना होता है, उसके अंदर 9 तार होते हैं, और इस फड़ का जो वाचन होता है वो आयड नायक रेवाड़ी जाति के द्वारा किया जाता है। और पाबू प्रकाश की जो फड़ है, पाबूजी की जो फड़ है वो पाबू प्रकाश पर आधारित होती है। ऐसे करके दोस्तों हमने पंचपीर के बारे में देखा और पाबूजी महाराज के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे गोगा जी महाराज के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट अवश्य करना आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको कुछ कुछ दिक्कत हो कुछ क्लास में, आप बताना क्लास कैसी है, कमेंट करके अवश्य। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।